गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, हम चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है प्रकाश संश्लेषण, इस प्रकाश संश्लेषण क्रिया वाले इस चैप्टर में हम प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि के बारे में पढ़ रहे थे। प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया विधि है ये 2 चरणों में होती है, ये बात हम पहले बता चुके हैं। एक तो होता है प्रकाश की उपस्थिति में, जिसे प्रकाशिक अभिक्रिया कहते हैं, और दूसरी क्रिया होती है अप्रकाशिक अभिक्रिया। और इस अप्रकाशिक अभिक्रिया में प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन प्रकाशिक अभिक्रिया के दौरान बने हुए एटीपी और NADPH2 का उपयोग इस अप्रकाशिक अभिक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड के स्वांगीकरण एवं अपचयन के लिए होता है, जिससे कार्बनिक भोज्य पदार्थों का निर्माण होता है। ये जो अप्रकाशिक अभिक्रिया है ये हरित लवक के स्ट्रोमा वाले भाग में होती हैं। ये जो क्रिया है अप्रकाशिक अभिक्रिया ये 3 प्रकार से होती है, यानी 3 क्रिया विधि बताई गई हैं। सबसे पहले हमने देखा केल्विन बेंसन चक्र, जिसमें केल्विन नाम के वैज्ञानिक के द्वारा ये बताया गया कि प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड का जब अपचयन होता है तो सबसे पहले या कहें कि प्रथम स्थायी यौगिक जो बनता है वो 3 कार्बन यौगिक बनता है, और उस आधार पर उनके द्वारा बताई गई क्रिया विधि को C3 चक्र कहते हैं। क्योंकि इसमें बनने वाला प्रथम स्थायी यौगिक जो होता है वह है फास्फोग्लिसरिक अम्ल होता है, PGA होता है। ठीक है, अब दूसरी जो क्रिया विधि है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, जिसका नाम है हैच-स्लैग चक्र। हैच-स्लैग चक्र, इस चक्र के बारे में यानी इस क्रिया विधि के बारे में एक वैज्ञानिक थे MD हैच और दूसरे वैज्ञानिक हैं CR स्लैग। इन्होंने संयुक्त रूप से 1966 में गन्ने की पत्तियों पर अध्ययन किया, और अध्ययन करने पर पाया गया कि जिस तरीके से केल्विन चक्र के या केल्विन नाम के वैज्ञानिक के द्वारा जो बताया गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड के अपचयन से बनने वाला प्रथम स्थायी यौगिक फास्फोग्लिसरिक अम्ल बनता है, वह नहीं बनकर के उसके स्थान पर एक 4 कार्बन यौगिक बनता है, जिसका नाम है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। तो इस पदार्थ के बनने के बारे में सबसे पहले इनके द्वारा बताया गया और इस क्रिया विधि को भी समझाया गया था। इस ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के बनने के कारण, क्योंकि ये 4 कार्बन यौगिक होता है, इसीलिए इस चक्र को या इस क्रिया विधि को C4 चक्र कहते हैं। और जिन पादपों में इस क्रिया विधि के द्वारा अप्रकाशिक अभिक्रिया होती है उन पादपों को C4 पादप नाम दिया गया है। तो ये इस प्रकार की जो क्रिया विधि को देखा गया है कि ये विशेषकर एक बीजपत्री जो पादप होते हैं, मोनोकॉट्स जो प्लांट्स होते हैं, जैसे मक्का है, गन्ना है, बाजरा है, उसमें इसी प्रकार की क्रिया विधि होती है, अर्थात इनके अंदर C4 चक्र चलता है। इसके अलावा कुछ द्विबीजपत्री पादप भी हैं, उनके अंदर भी C4 चक्र चलता है, जैसे एमरेंथस, यूफोर्बिया एवं कुछ अन्य ऐसे पादप जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में उन स्थानों पर रहते हैं जहां तापमान की अधिकता होती है। तो ये जो हैच-स्लैग चक्र है ये उन पादपों में चलता है जिनकी पत्तियों में विशेष प्रकार की आंतरिक संरचना होती है। ठीक है, तो इन C4, क्योंकि जिनमें ये चलता है उनको C4 पादप कहते हैं। तो C4 पादपों की जो आंतरिक संरचना होती है उनमें कुछ विशिष्टता होती है।
C4 पादपों, ठीक है। देखिए C4 पादप का मतलब है वो पादप जिनमें C4 चक्र चलता है। तो C4 पादपों की संरचनात्मक विशिष्टता, अर्थात ये जो पादप होते हैं ये विशिष्ट संरचना वाले होते हैं। इन पादपों की पत्तियों में जो एनाटॉमी मतलब शारीरिकी, एक विशेष प्रकार की शारीरिकी होती है। और इन पादपों में देखिए सबसे पहली बात तो देखिए C3 पादपों में एक तो होता है कि C4 पादप में जो पर्ण मध्योतक होता है उनमें स्पंजी ऊतक एवं खम्भ ऊतक होते हैं C3 पादपों में, लेकिन इनमें संपूर्ण जो पर्ण मध्योतक है वो एक जैसा होता है, यानी उसमें स्पंजी ऊतक और खम्भ ऊतक नहीं होते हैं। साथ में इन पादपों के अंदर एक तो देखिए पर्ण मध्योतक होता है, पर्ण मध्योतक जिसे मीजोफिल कहते हैं। और इनके अंदर जो संवहन ऊतक होते हैं वो एक वलय के रूप में व्यवस्थित होते हैं जिनको पूल आच्छद कहते हैं, अर्थात इनको बंडल शीथ कहा जाता है। तो इन पादपों में जो पत्ती होती है उस पत्ती के अंदर पाए जाने वाला जो हरित लवक है, हरित लवक, ये दो प्रकार का होता है, दो प्रकार का। C3 पादपों में तो एक ही प्रकार का होता है और C4 पादपों में ये दो प्रकार का होता है। अब देखिए पर्ण मध्योतक में, यानी ये जो कहें कि पर्ण मध्योतक वाला जो भाग है, पर्ण मध्योतक कोशिकाओं में पर्ण मध्योतक कोशिकाओं के अंदर जो हरित लवक पाया जाता है ये एक तो देखिए आकार में छोटे होते हैं, छोटे यानी बहुत ही कम यानी छोटी साइज के होते हैं, और संख्या में अधिक होते हैं। कौन? हरित लवक संख्या में अधिक होते हैं और गिरेना भाग सुविकसित होता है, सुविकसित होता है। पर्ण मध्योतक कोशिकाओं के अंदर जो हरित लवक पाया जाता है वो छोटे आकार के होते हैं, संख्या में अधिक होते हैं और गिरेना वाला भाग जो है इनका ज्यादा विकसित होता है। जबकि पूर्ण आच्छद कोशिकाएं जो होती हैं, बंडल शीथ कोशिकाएं जो होती हैं, कोशिकाओं में इसमें ये बड़े आकार के होते हैं, बड़े आकार के, संख्या में कम, संख्या में कम होते हैं और एक प्रकार से इनका गिरेना भाग अविकसित होता है। यानी इनके अंदर जो हरित लवक है ये हरित लवक एक जैसा नहीं होता है, इसलिए इनमें ये जो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है ये C3 पादपों की तुलना में भिन्न होती है।
अब देखिए इस प्रकार की जो संरचना होती है उसमें क्या होता है कि इसमें ये एक माला के समान संरचना को बनाए हुए होते हैं, अर्थात माला रूपी संरचना होती है, यानी सम्मेलन पुलों के चारों ओर जो हरित लवक होता है इस तरह से माला रूपी संरचना दो स्तरों के रूप में अलग अलग व्यवस्थित होते हैं। भाई पूलाच्छाद अलग होता है, सम्मेलन पुल अलग हरित लवक वाला होता है। तो इस प्रकार की जो संरचना होती है माला जैसी होती है, और जर्मन भाषा में इस माला को जो है इसे क्रेंज कहा जाता है, क्रेंज। तो इसे क्रेंज शारीरिकी या क्रेंज एनाटॉमी कहते हैं, ठीक है। तो इन पादपों की एक विशेषता होती है, आप कह सकते हैं कि इनमें क्रेंज शारीरिकी पाई जाती है। और क्रेंज शारीरिकी का मतलब होता है ऐसी शारीरिकी जिसमें दो प्रकार के हरित लवक पाए जाते हैं। पर्ण मध्यतक कोशिकाओं में जो हरित लवक पाए जाते हैं वो छोटे होते हैं, संख्या में अधिक होते हैं, और गिरेना वाला भाग उनका ज्यादा विकसित होता है। जबकि पूल आच्छद के अंदर जो पाए जाते हैं उन ये हरित लवक बड़े आकार के होते हैं, संख्या में कम होते हैं, और इनका गिरेना वाला भाग जो है वो कम विकसित या अल्प विकसित होता है। तो इस प्रकार की जो संरचना है ये संरचना क्रेंज एनाटॉमी कहलाती है, जबकि C3 पादपों में इस प्रकार की एनाटॉमी नहीं होती है, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं कि C4 चक्र की क्रियाविधि कैसे होती है। देखिए इसमें पूल आच्छद में क्रिया अलग तरह से होती है और पर्ण मध्योतक में क्रिया अलग प्रकार से होती है, यानी दोनों में अलग अलग तरीके से क्रिया विधियां होती हैं। देखिए ये यहां, चलिए इसको ऊपर तक ले लें। ये जो है ये है पर्ण मध्योतक, यानी मीजोफिल, और इसको कहते हैं पूल आच्छद, वंडल शीथ। ये अलग अलग रेखित आरेख है, ठीक है। ये सीधी लाइन होती है, अब इसमें सबसे पहले एक पदार्थ होता है, इसको हम बॉक्स के रूप में कन्वर्ट कर दें। फास्फोएनोल पाइरुविक अम्ल, फास्फोएनोल पाइरुविक अम्ल, ये कहलाता है पीईपी, और ये 3 कार्बन यौगिक हैं। इस 3 कार्बन यौगिक से जब कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ती है, CO2 को ग्रहण किया जाता है किसके द्वारा? फास्फोइनोल पाइरुविक अम्ल के द्वारा। जबकि C3 पादपों में इसे ग्रहण किया जाता है राइबोलोज डाइफॉस्फेट के द्वारा। इससे बनता है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, इसको कहते हैं OAA। ये 4 कार्बन यौगिक हैं, और इस 4 कार्बन यौगिक के बनने के कारण ही इसे C4 चक्र कहा जाता है। ये C4 चक्र है। अब देखिए इसमें ये जो क्रिया होती है, यहां इस क्रिया में
ये इस यहां पर NADPH2 जो कि प्रकाशिक अभिक्रिया में बने हैं, वो यहां NADP में बदल जाते हैं। हाइड्रोजन यहां हो जाता है, अपचयन हो जाता है, तो ये बन जाता है मैलिक अम्ल। मैलिक अम्ल ये 4 कार्बन यौगिक है और ये जो यहां क्रिया होती है ये PEP कार्बोक्सी, क्योंकि ये एक प्रकार से कार्बोक्सिलेज एंजाइम की उपस्थिति में होती है। PEP का मतलब फास्फोइनोल पायरुविक कार्बोक्सिलेज। अब ये जो है मैलिक अम्ल ये प्रवेश कर जाता है पूल आच्छद में। मैलिक अम्ल जो कि 4 कार्बन यौगिक है, ये इसका वियोजन हो जाता है और वियोजन से ये बन जाता है पायरुविक अम्ल, जो कि 3 कार्बन यौगिक है। ये पायरुविक अम्ल जब बनता है तो इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त हो जाती है, CO2 मुक्त हो जाती है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। यहां पर ये जो NAD है, NADP, ये NADP परिवर्तित हो जाता है NADPH2 में और ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसको ग्रहण कर लेता है राइबोडाइफास्फेट, जो कि केल्विन चक्र होता है। इसके ग्रहण करने से ये कार्बन डाइऑक्साइड राइबोडाइफास्फेट के द्वारा ग्रहण कर ली, इससे बनता है PGA फास्फोग्लिसरिक अम्ल और PGA से बनता है PGAL फास्फोग्लिसरल्डिहाइड और फास्फोग्लिसरल्डिहाइड से पुनः बन जाता है राइबोडाइफास्फेट। यहां एक हेक्सोसक्रा जो है बाहर निकलती है, यानी एक ग्लूकोज के अणु का निर्माण हो जाता है। ये केल्विन चक्र है जिसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, केल्विन बेंसन चक्र। ये केल्विन चक्र कहां चल रहा है? पूल आच्छद में। अब ये जो पायरुविक अम्ल बना है, ये पायरुविक अम्ल जिसे पायरुवेट भी कहते हैं, इस पायरुविक अम्ल को जब ATP मिलती है, अर्थात ATP जिससे ADP बन जाता है, फास्फेट समूह इसमें जुड़ जाता है और ये फास्फोइनोल पायरुविक अम्ल बन जाता है। तो एक प्रकार से ये चक्र इस तरह से चलता रहता है। अर्थात यहां पर इस चक्र में आप देखेंगे कि एक बार फिर देखिए, सबसे पहले फास्फोइनोल पायरुविक अम्ल PEP जो कि 3 कार्बन यौगिक है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो कि वातावरण से ली जाती है, वायुमंडल या वातावरण रंध्रों के द्वारा ग्रहण की जाती है। PEP कार्बोक्सिलेज की उपस्थिति में इससे 4 कार्बन यौगिक बनता है, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड OAA, जो कि अपचयन NADPH2 के द्वारा अपचयित हो जाता है और बन जाता है मैलिक अम्ल। ये मैलिक अम्ल प्रवेश कर जाता है पूलाच्छद में। इस पूलाच्छद में प्रवेश करने के बाद इसका वियोजन हो जाता है और इस वियोजन से यहां कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है, जो केल्विन चक्र में हेक्सोसक्रा के निर्माण में काम में आ जाती है और ये बना लेता है पायरुविक अम्ल और ये पायरुविक अम्ल वापस ATP से ऊर्जा प्राप्त करके फास्फोइनोल पायरुविक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। तो ये एक रेखा चित्र है, रेखीय प्रतिरूप है। इस बार राजस्थान बोर्ड की जो 2020 की जो परीक्षा है उसमें प्रश्न नंबर 28 के रूप में ये 4 नंबर का प्रश्न के रूप में आया है। तो उसमें 1 नंबर का आलेख बनाना था, 1 नंबर क्रेंच एनाटॉमी के बारे में समझाना था, 2 नंबर और 1 नंबर जो है उदाहरण के बारे में बताना था। तो इस तरह से ये हेस्लेक चक्र होता है। ठीक है, अब बात आती है कि हेस्लेक जो चक्र है, इस चक्र ये जिन पादपों में चलता है
उन पादपों को C4 पादप कहते हैं। और ये जो C4 पादप हैं ये C3 पादप की तुलना में कुछ भिन्न होते हैं। अब देखिए इनकी भिन्नता क्या है। सबसे पहली भिन्नता आप देखिए, हम दोनों की C3 और C4 पादपों में भिन्नता की बात करेंगे। ये चित्र आपने देख लिया। C3 और C4 पादप। C3 पादप और दूसरे हैं C4 पादप। देखिए C3 पादप सामान्य पादप होते हैं और C4 पादप जो है वो एक प्रकार से विशेष पादप होते हैं। अब देखिए इनमें जो सबसे पहले CO2 को RUDP द्वारा ग्रहण किया जाता है, राइलोज डाइफॉस्फेट के द्वारा ग्रहण किया जाता है। और इनमें PEP के द्वारा, संक्षिप्त में लिख रहा हूं मैं, देखिए यहां कार्बन डाइऑक्साइड को किसके द्वारा ग्रहण किया जा रहा है, सबसे पहले फास्फोइनोल पायरुविक अम्ल के द्वारा। इसमें प्रथम स्थायी उत्पाद या प्रथम स्थायी यौगिक जो बनता है, प्रथम स्थायी यौगिक, इसमें PGA बनता है, फास्फोग्लिसरिक अम्ल, जो कि 3 कार्बन यौगिक है। इसमें या इनमें C3 या C4 पादपों में इनमें OAA बनता है, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बनता है। ठीक है। ये जो C3 पादप होते हैं इनमें केवल केल्विन चक्र चलता है, केल्विन चक्र चलता है। इनमें जो है दोनों चलते हैं, केल्विन चक्र व H स्लैब चक्र, दोनों। आपने अभी देखा है कि C4 पादपों में दोनों ही चक्र चलते हैं। ठीक है। इनमें ये जो C3 पादप होते हैं इनकी सामान्य शारीरिकी होती है, सामान्य शारीरिकी यानी सामान्य एनाटॉमी होती है। और इनमें जो है वो क्रंच शारीरिकी होती है। जिनकी क्रंच शारीरिकी नहीं होगी उनके अंदर ये क्रिया नहीं होगी। देखिए इनमें CO2 का एक बार ही स्वांगीकरण होता है, यानी एक बार ही कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण किया जाता है और वही आगे बढ़ती है। इसमें या इनमें 2 बार होता है, एक बार तो पहले पर्णमधुतक में और दूसरा होता है पूल आच्छद में। ठीक है। इसके अलावा ये जो है ये C3 पादप जो है इनमें अनुकूलतम तापमान जिस तापमान पर यह क्रिया होती है वो लगभग 10 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड।
और इनमें उच्च तापमान होता है, यानी ये ज्यादा तापमान पर इस तरह की क्रिया करते हैं, तो इनमें अनुकूलतम तापमान 30 से 40 डिग्री सेल्सियस तक होता है। तो ये उच्च ताप पर भी काम कर सकते हैं। और एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि इनमें प्रकाश श्वसन होता है। देखिए, प्रकाश श्वसन एक ऐसी क्रिया है जिससे उत्पादकता घटती है। प्रकाश संश्लेषण में जो भोज्य पदार्थ बनते हैं उसका उत्पादन जो है वो कम हो जाता है, जबकि ये जो क्रिया है ये इनमें नहीं होती। प्रकाश श्वसन नहीं होता है, इसलिए इनकी उत्पादकता जो है वो ज्यादा होती है। ठीक है, तो इसके अलावा ये जो पादप हैं C3 पादप, उनकी स्वांगीकरण की दर कम होती है, यानी ये कम कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करके यानी भोजन तैयार करते हैं कम मात्रा में, जबकि ये जो C4 पादप हैं इनके स्वांगीकरण की जो दर है वो ज्यादा होती है। अर्थात इनकी उत्पादकता उत्पादकता दर कम होती है तुलनात्मक दृष्टि से, और इनकी उत्पादकता अधिक होती है तुलनात्मक दृष्टि से। ठीक है, ऐसी स्थिति में अगर देखें तो ये C4 पादप जो है वो ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, ज्यादा उपयोगी होते हैं C3 पादपों की तुलना में। अब देखिए, एक प्रश्न आता है कि C3 पादपों से C4 पादप श्रेष्ठ क्यों होते हैं? तो बहुत सारे कारण हैं। देखिए, इसमें सबसे पहला कारण तो यह है कि C3 पादपों की तुलना में C4 पादपों में प्रकाश श्वसन नहीं होता है। C3 में तो होता है, C4 में नहीं होता। ऐसी स्थिति में C4 पादपों की उत्पादकता जो है वो अधिक होती है। दूसरी बात, ये जो C4 पादप हैं ये उच्च तापमान पर इनके अंदर जो उपस्थित जो एंजाइम हैं ये क्रियाशील रहते हैं। अर्थात ऐसे क्षेत्र जहां तापमान अधिक होता है या जल की कमी होती है उन क्षेत्रों में भी इस तरह के पौधे आसानी से उगाए जा सकते हैं C4 पादप। साथ में ये C4 पादपों के अंदर विशेषता होती है कि जिन पादपों में रंध्र आधे खुले रहते हैं, तो ऐसी स्थिति में वहां C3 पादपों में प्रकाश संश्लेषण की दर घट जाती है, लेकिन C4 पादपों में रंध्र खुले आधे रहने पर भी क्रिया की दर बढ़ती रहती, क्रिया की दर अधिक बनी रहती। क्यों? क्योंकि CO2 की सांद्रता कम होने पर भी क्रिया होती रहती है, अर्थात उत्पादकता बढ़ती रहती है। तो ये कुछ कारण हैं जिनके आधार पर हम कह सकते हैं कि C3 पादप की तुलना में C4 पादप जो है वो श्रेष्ठ होते हैं, अर्थात उनकी उत्पादकता जो है वो ज्यादा होती है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। C3 पादपों की तुलना में C4 पादप श्रेष्ठ क्यों होते हैं? तो ये जहां तापमान की अधिकता होती है, जहां CO2 की कमी होती है, जहां जल की कमी होती है, वहां पर भी ये पौधे तो कार्य कर लेते हैं, उत्पादकता बनी रहती है, जबकि C3 पादपों की उत्पादकता कम होती है। ठीक है, तो ये एक प्रकार से दोनों तरह के पादप हो गए, हेसलेक चक्र हो गया। अब हम इससे संबंधित होमवर्क आपको दे रहे हैं। ठीक है, तो आप नोट करेंगे होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 1 नोट करिए। C4 चक्र में
C4 चक्र में बनने वाले प्रथम स्थायी यौगिक का नाम लिखिए। बहुत सीधा प्रश्न है, आराम से आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, C4 पादपों जिनमें C3 चक्र चलता है वो क्या कहलाते हैं? C4 पादप। C4 पादपों की पत्तियों की विशेष आंतरिक संरचना, विशेष आंतरिक संरचना जिसको हम कह सकते हैं शारीरिकी, एनाटॉमी, शारीरिकी ऑब्लिक एनाटॉमी को क्या कहते हैं? उस एनाटॉमी को किस तरह से, किस नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 3, 2 C4 पादपों के नाम लिखिए। चौथा प्रश्न है, C4 पादप, C4 पादप C3 पादपों से श्रेष्ठ क्यों है? क्यों? 2 कारण लिखिए। इस तरह से आपको ये 4 प्रश्न जो है ये करने हैं, अर्थात इन प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। देखिए, कल हमने एक प्रश्न दिया था कि ये जो वर्णक कौन कौन, केल्विन ये जो भाग लेते हैं वो कौन कौन से वर्णक भाग लेते हैं। तो इसमें आपको बताना था वर्णक तंत्र फर्स्ट और वर्णक तंत्र सेकंड। कुछ लोगों ने एटीपी और NADPH लिखा, वो नहीं लिखना था, केवल क्या लिखना था? फोटो सिस्टम फर्स्ट एंड फोटो सिस्टम सेकंड। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है। और कल हम पढ़ेंगे क्रेसुलेशियन अम्ल उपापचय चक्र, अर्थात पहला केल्विन चक्र हो गया, दूसरा हेस-सेलेक चक्र हो गया। और मैंने आपको बता ही दिया है कि ये हेस-सेलेक चक्र वाला जो प्रश्न है ये राजस्थान बोर्ड के अंदर 2020 में ये पूरा मेजर प्रश्न के रूप में आया है। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न आते हैं और इन्हीं छोटे छोटे प्रश्नों से मिलकर के बड़ा प्रश्न बन जाता है। तो आप लोग होमवर्क करिए और ये जो चित्र बनाया है इसको आप, जो कि रेखीय चित्र है, ये चित्र अगर आपने अच्छी तरह से बना करके समझ लिया तो आपको प्रश्नों के उत्तर देने में कहीं कोई परेशानी नहीं आएगी। ठीक है, तो आज हम इतना ही कराएंगे। अब इसके बाद आप पेपर को एक बार अच्छी तरह से देख लीजिए।